Hello friends, this is Narayan Roy and I welcome you all to my YouTube channel and online class. This channel, as you may know, provides you an opportunity of online learning. Today in this session, we are going to continue the discussion where we left in the last class. In the last class, हम लोग चर्चा कर रहे थे about the topics related to legislative procedure and special in reference to the Indian Constitution. और हमने समझा कि कैसे इंडियन जो पार्लियामेंट है, इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी है यूनियन की, वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को रिजेंबल करती है। कैसे उसके बिल होता है, बिल एक्चुअल में होता क्या है, बिल प्रेजेंट कैसे होता है, कितने टाइप के बिल होते हैं, इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ हमने समझी। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने एक समझी थी कि कैसे मेजोरिटी क्या होती है। हमने बहुत जगह सुना होगा बहुमत बहुमत, तो बहुमत क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब चीज़ हमने समझा। हमने समझा फेडरल स्ट्रक्चर का रिलेशन और काफ़ी चीज़ों का डिस्कशन हमने इलेबोरेटली हर टॉपिक को डिस्कस किया। और आज की क्लास में हम वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या समझा है, ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। सबसे पहले हमने समझा था कि इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी एक्चुअल में क्या होती है, उस हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी और बेस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या रिजेम्बलेंस है, ठीक है, और क्या क्या काम ये लेजिस्लेटिव बॉडीज करती हैं। फॉर एग्जांपल हमने समझा कि वो सैंक्शन को, एक्सपेंडिचर्स को सैंक्शन करती हैं, वो लॉज बनाती हैं, वो ओवरसी करती हैं गवर्नमेंट के डे टू डे बिजनेस को। इन सब चीज़ों को हमने समझा था। इसके सिवा हमने समझा था कि हमारे देश का जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है, वो कैसे लेजिस्लेटिव, हमारे लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर को डिफरेंट बनाता है वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम से, जो कि ब्रिटेन का एक सिस्टम है। तो इनके बीच कैसे डिफरेंस है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम और वेस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है, और कैसे फेडरलिज्म हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है या उसको एक नया रूप देता है, ये चीज़ हमने समझी थी। और हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने इस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ समझी थी उसका नाम है डिवीजन ऑफ पावर, जो हम आगे भी चर्चा में बात करेंगे। पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर की हमने बात की कि हमारा पार्लियामेंट क्या है, कितने उसके, कौन कौन उसका हिस्सा है, क्या क्या वो काम करता है, कितने उसके सदन है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी हमने। हमने स्टेट लेजिस्लेचर समझा, और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर में हमने टू टाइप्स के गवर्नमेंट को चुना, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि साइमल्टेनियसली फंक्शन करती है। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, एक साथ काम करते हैं। हमको पता है ना कि हमारे राज्य में केंद्र सरकार भी कार्य करती है, राज्य सरकार भी कार्य करती है, और दोनों डेली काम करते हैं, यानी हर रोज दोनों सरकारें फंक्शन कर रही होती हैं, तो साइमल्टेनियसली फंक्शन करते हैं। तो उनके बीच जो कार्य का डिवीजन है, उसको लेकर टकराव ना हो, इसीलिए हमने फेडरलिज्म की व्यवस्था अपनाई। और इस फेडरलिज्म की व्यवस्था ने ही स्टेट लेजिस्लेचर को डिफरेंट रूप दिया, क्योंकि हमारे स्टेट, आप वो अगर आप पिछली क्लास देखें तो आपको ये ज्ञात होगा कि हमारे देश में स्टेट लेजिस्लेचर बाइकैमरल भी है और यूनिकैमरल भी है। और उनके पास ये अथॉर पावर है कि वो शिफ्ट कर सकते हैं यूनिकैमरल टू बाइकैमरल और बाइकैमरल टू यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक सदनीय, जहाँ पर एक हाउस हो, एक सदन हो। और बाइकैमरल का मतलब जहाँ दो सदन, जैसे कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके दो हाउस हैं। पर अगर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को देखें, वो यूनिकैमरल है, क्योंकि वहाँ पे एक ही है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये होता है बाइकैमरल यूनिकैमरल। और इसकी कैसे क्रिएशन होता है सेकंड हाउस का, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इसको भी हमने समझा था फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि बिल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने डिस्कस किया था कि एक जो जनरल बिल होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा लाया जाता है, जिसे गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल कहा जाता है, इसमें और प्राइवेट मेंबर बिल में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये एक पावर स्टेटस को शो करता है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट बिल है वो ज़्यादा पावरफुल दिखता है इन कंपेयर टू प्राइवेट मेंबर बिल। और कैसे हमें गवर्नमेंट बिल से क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं, सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने समझा था कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें हमने तीन लिस्ट समझी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या क्या विषय हैं, इन सबको देखा था, कितने विषय हैं ये समझा था। इसके बाद हमने समझा था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को गहराई से समझने के लिए बहुत जरूरी है, वो है मैंडेट, टाइप ऑफ मैंडेट या मेजोरिटी। आपने बहुत सुना होगा, सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, आपको कोई बिल को कानून बनाने के लिए बहुमत चाहिए, आपको राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए बहुमत चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए बहुमत चाहिए, ठीक है। आपको अगर स्टेट लिस्ट के विषय पर पार्लियामेंट को कोई कानून बनाना है तो बहुमत चाहिए, हर जगह बहुमत चाहिए। तो क्या ये एक ही बहुमत है या बहुत सारे हैं? तो हमने समझा बहुत सारे टाइप के बहुमत हैं।
सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ तक कि स्पेशल मेजोरिटी भी 4 टाइप के, क्योंकि अलग अलग जो 4 आर्टिकल हैं वो 4 टाइप की मेजोरिटीज की बात करते हैं। तो ये सब चीजें हमने समझी थी। आज इससे आगे हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये पर्दा खुल गया। आज के हम अपने डिस्कशन में चर्चा करेंगे कि एक बिल कैसे लॉ बनता है, और इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हम जिस बिल को रेफरेंस रखेंगे वो है ओरिजिनल बिल। ठीक है, ओरिजिनल बिल या जिसे आम बिल भी कहते हैं, ठीक है, वो उस बिल के रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। आपको ये क्या होता है ये समझना है तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं प्लीज। एक ओरिजिनल बिल के रेफरेंस से हम चर्चा इसलिए करेंगे ताकि इन कंपैरेटिव हम बाकी चीजें समझ पाएं, और लमसम लगभग सारा प्रोसेस सेम होता है। तो इसलिए हम इन कंपैरेटिवली बाकी बिल्स जो कैटेगरी के बिल होते हैं, जैसे मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो इन कंपैरेटिवली उनकी स्टडी करते हुए कंपैरेटिव तरीके से हम ये समझ लेंगे कि वो बिल में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें इससे भिन्न होती है। पर अगर ओवरऑल प्रोसेस समझना है तो हम लोग आधार रखेंगे एक ओरिजिनल बिल को, एक आम बिल को। ठीक है। सो अगर एक नज़र से देखें, एट अ ग्लांस देखें, तो हमारे जो प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग के 3 हिस्से होते हैं, एक जनरल डिस्कशन, फिर कमेटी के स्टेज पर डिस्कशन, फिर कंसिडरेशन स्टेज, फिर थर्ड रीडिंग होती है, फिर बिल सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस में भी वो फिर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के प्रोसेस से गुजरता है। फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाता है, अगर दोनों हाउस से अप्रूव होता है, नहीं होता है तो जॉइंट सेटिंग में जाएगा। ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ हाउस जाएगा, अगर जॉइंट सेटिंग से अप्रूव होता है तो प्रेसिडेंट हाउस जाएगा। प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर है, ये सब चीज़ें डायरेक्ट पूरा इन डिटेल हम समझेंगे एक एक टॉपिक को लेकर। तो होपफुली करीब 2 क्लासेस लगेंगे आज की और कल की, इस बात को समझने के लिए, मे बी 3 भी लगे। तो हम इन डिटेल, क्योंकि यहाँ पर पूरी लिबर्टी है मुझे, कोई क्लास की तरह टाइम बाउंड तो नहीं है कि मुझे 25 दिन में या इतने दिन में आपका सिलेबस खत्म करना। तो इन डिटेल हम आराम से वेरियस एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रीडिंग के साथ। जैसा कि आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा, फर्स्ट रीडिंग क्या है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन का स्टेज है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपको बिल को पेश करना है। अब पेश करने का समझिए सेंस क्या है। जैसे कि आपने देखा होंगे बहुत सारे डिजाइनर होते हैं ना, कपड़े वगैरह डिजाइन करते हैं, कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करते हैं, और ये डिजाइनर अपनी चीजों को, जो ये अपने रैंप वॉक वगैरह देखे होंगे, इस पर पेश करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो सीक्रेटली आइडियाज अपने दिमाग में दौड़ाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक कॉस्ट्यूम को डिजाइन करते हैं, फिर एक मॉडल को उसे पहनाकर रैंप वॉक पर दिखाते हैं, ताकि वो है इंट्रोडक्शन। वो अपने प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट के बारे में उसको बताते हैं कि इसमें ये चीज ऐसा है, ये ऐसा है, ये चीज इस प्रकार की फिनिश है, ये वगैरह वगैरह। ऐसे ही जब बिल संसद में पेश किया जाता है, तो जो व्यक्ति पेश कर रहा है, चाहे वो मिनिस्टर है या कोई अदर सांसद है, वो उसके बारे में चीजें बताता है कि ये क्या है, क्या नहीं है, कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, क्यों इसकी जरूरत है, क्यों मैं ये बिल लाना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह बातें वो हाउस में बताते हैं। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग ये आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि उससे सबको परिचित कराना है, जो बाकी सांसद है, जो बाकी मेंबर है, उनको चीज से रूबरू कराना है कि क्या है इस बिल में, क्या इसका उद्देश्य है, क्या क्या प्रोविजन है इसके अंतर्गत। अब हम समझेंगे इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं, जो भी चीजें इससे, टर्म्स एंड कंडीशन जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। बिल, पहला जो कंडीशन है वह बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द टू हाउसेस, कोई भी बिल, अगर एक्सेप्ट कुछ कैटेगरी है। इसीलिए आप पूरी बात को समझिएगा, पूरे प्रोसेस को समझिएगा, तब अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल बिल के संदर्भ में। तो ओरिजिनल बिल के संदर्भ में बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल में ऐसा नहीं होगा, पर ओरिजिनल बिल में ऐसा हो सकता है। उसे लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और हम जो ये प्रोसेस समझ रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, ये हम यूनियन गवर्नमेंट का समझ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर है इसको हम बाद में समझेंगे। अभी हम यूनियन गवर्नमेंट के प्रोसीजर को समझ रहे हैं। ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट में, यानी पार्लियामेंट में, जब कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, अनटिल अनलेस वो मनी बिल ना हो।
इसे इंट्रोड्यूस मिनिस्टर भी कर सकता है या कोई अदर सांसद भी कर सकता है, जिसे प्राइवेट मेंबर कहा जाता है, कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, आपको जब बिल इंट्रोड्यूस करना है तो मेंबर इंचार्ज, इस सब को समझिए, मेंबर इंचार्ज मतलब हुआ जो उसने बिल को इंट्रोड्यूस किया था। अगर वो मिनिस्टर ने किया है तो वो कंसर्न मिनिस्टर मेंबर इन इंचार्ज कहा जाएगा, और अगर किसी और सांसद ने किया है तो वो सांसद मेंबर इन इंचार्ज कहा जाएगा। तो जो मेंबर इन इंचार्ज है बिल का, वो एक परमिशन मांगता है हाउस से। क्या है? द लीव ऑफ हाउस। लीव ऑफ द हाउस का मतलब है कि एक तरीके से उसे समय चाहिए हाउस से, सदन से। अब देखिए, संसद के पास ढेरों काम है, कुछ दिन चलती है, उसमें बहुत सारे डिसीजन उसे हर बार लेने पड़ते हैं। जैसे कि बजट हर साल लाना, हर साल पेश होता है, हर साल पास होता है, तो ये एक रेगुलर काम है। ऐसे गवर्नमेंट पर जो ओवरसी करने का काम है वो भी उनका हर समय का काम होता है, हर सत्र में होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के डिसीजन को क्वेश्चन करना, उसको उसको जस्टिफाई, उसके जस्टिफिकेशन को जानना, ये सब चीज़ें वो हर कंटिन्यू करते हैं, हर साल करते हैं, हर सत्र में करते हैं। तो इसीलिए उनके पास समय कम होता है और हर समय बिल कुछ ना कुछ होते हैं। तो इस समय जब आपको एक बिल इंट्रोड्यूस करना है, चाहे वो मिनिस्टर द्वारा हो या प्राइवेट मेंबर द्वारा, आपको हाउस से एक मोशन पास करवाना होता है जिसका नाम है द लीव ऑफ द हाउस, और इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी किस तरीके से होगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक सांसद हूँ और मैं बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप बिल के टाइप को पढ़ें, जहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ बिल बताया था, तो मैंने वहाँ बताया था कि बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है। तो अगर मैं मिनिस्टर होता तो 7 दिन का, अगर मैं प्राइवेट मेंबर हूँ 30 दिन का। नोटिस देने के बाद मुझे एक डेट मिली कि इस दिन आप बिल अपना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं उस दिन पहुंचा हाउस में और मैंने अपने बिल को एक छोटा सा रेफरेंस में समझाने का प्रयास किया कि क्या है, क्या इसकी हेडिंग है, क्या इसके प्रोविजंस है, और क्यों ये हमारे देश की एक जरूरत है, या क्या किस प्रकार की समस्या को हमारे देश का समाधान कर सकता है। ये बातें मैंने बताई। और अब मैं सदन के बाकी लोगों से, क्योंकि ये सारे लोग मिलकर ही तो एक्चुअल में हाउस बना रहे हैं, बिल्डिंग का नाम हाउस नहीं है। जो ये 545 लोग लोकसभा में बैठे हैं, ये लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। तो इन 545 लोगों से मैं परमिशन मांग रहा हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल में मुझे टाइम दे, मुझे मतलब मेरे बिल को टाइम दे कंसिडरेशन का, कि हम लोग इस पर डिबेट डिस्कशन कर सकें। और ये जो परमिशन मैं ग्रांट करना चाहता हूँ, इसे ही कहते हैं द लीव ऑफ हाउस, यानी उनसे समय मांगना। और जब मैं ये इंट्रोड्यूस करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो मैं एक मोशन रखूंगा, कि मोशन रखने का तरीका कि मैं उनसे एक रिक्वेस्ट रख रहा हूँ, और रिक्वेस्ट रखने पर वो अपना वोटिंग देकर उसे अप्रूव करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है इंट्रोड्यूस, तो मैं अब बिल को पूरी तरीके से पढ़ सकता हूँ, पूरा बाय प्रोविजन पूरा बिल पढ़कर उन्हें सुनाऊंगा और हर एक पॉइंट को क्लेरिफाई करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि एक बिल, कोई भी बिल, कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर इंट्रोडक्शन। यानी जब तक मैं, भले ही मुझे लीव ऑफ हाउस ग्रांट हो गया, मुझे डेट मिल गई है, मैं तब तक एक बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जब तक उसकी कॉपीज यानी उसकी एक प्रतिलिपि मैंने सभी सांसद को 2 दिन पहले, कम से कम 2 दिन पहले ना पहुंचा दी, ताकि वो पढ़ पाए, समझ पाए। ठीक है, ऐसा ना हो जैसे मान लीजिए मैं आज आपकी क्लास में रहा हूँ, और अक्सर बच्चे क्लास में पूछते हैं कि हमें बुक बता दीजिए ताकि हम क्लास में पहले पढ़ कर आए, ताकि उन्हें समझ आए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, उन्हें थोड़ा ज़्यादा रेफरेंस हो, उस बात का ज़्यादा ज्ञान हो, उनके डाउट्स पहले से ही बने हो कि सर ये बातें मैं ज़्यादा ध्यान से सुनूंगा सर की, जाते ये जो पॉइंट है इसको मैं ज़्यादा ध्यान से समझूंगी जब सर बताएंगे, ताकि उन्हें पता हो कि ये चीज़ डिफिकल्ट है। ऐसे ही जब आप बिल रखने जा रहे हैं, तो ये एक लाजमी सी आपसे आशा है कि आप उसकी जो प्रतिलिपि है, जो उसमें प्रोविजंस है, उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि बाकी लोग भी उसको एक गो थ्रू हो कर ले उससे। ठीक है, परंतु हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कब है? कि अगर बिल फाइनेंस कैटेगरी से हो, यानी मनी बिल वगैरह, पैसों से मामले से लेना देना हो। सीक्रेट बिल हो, सीक्रेट बिल यानी कि वो ऐसा बिल है जिसको अभी बताया नहीं गया है, पहले से कॉपी नहीं दी गई, ताकि देश की अर्थव्यवस्था, जो व्यवस्था है, जो ऑर्डर एंड पीस है, उस पर कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको नहीं बताया गया। जैसे कि आर्टिकल 370 को पहले नहीं बताया गया, सेम डे कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो सीक्रेट बिल की कैटेगरी में वो आया। ठीक है, और इफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलाउड सो, तो हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इस टर्म को भी हम यहाँ समझ लेते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है। जैसे कि आप सब जान देखते होंगे, कभी भी आप लोगों की एक सभा वगैरह होती है,
तो एक व्यक्ति उसको हेड बनता है ना। जैसे आप मान लीजिए आप क्लास में पार्लियामेंट कर रहे हैं, स्कूल्स वगैरह में पार्लियामेंट होती है, तो वहां पर एक व्यक्ति हेड बनता है सबका। सेम ऐसे ही जब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा फंक्शन करती है हमारी, तो वो अपने में से एक हेड को चुनती है। वहां पे भी मेजोरिटी का किस्सा है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उस हेड को जो चुनती है वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसे लोकसभा के केस में स्पीकर कहा जाता है और राज्यसभा के केस में चेयरमैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, और वो भी नहीं होगा तो कोई अपॉइंटी होता है उनका, वो प्रिसाइड करता है। ठीक है, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। और अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली ये पावर है कि अगर वो अलाउ कर देता है कि आप इस प्रोविजन को टाप सकते हैं, ओवरलुक कर सकते हैं, तब उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। आप बिना 2 दिन पहले कॉपीज दिए हुए अपना बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर इन जनरल नहीं। ये 3 कंडीशन अगर ना हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम वापस अपनी बात पर आते हैं कि अगर हाउस ये अप्रूव कर देता है, आपके लीव ऑफ मोशन आपको ग्रांट कर देता है, तो जो मेंबर है जो इंट्रोड्यूस करना चाहता है बिल को, उसका टाइटल पढ़ता है, उसके पॉइंट पढ़ता है, सारे प्रोविजंस को पढ़ता है, और हर चीज के रेफरेंस को क्लियरिफाई करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आप क्लास में रीडिंग करते होंगे अपने स्कूल में, आपको खड़ा कर दिया गया, पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही वो पूरा बिल पढ़ता है। आपने बजट पढ़ते हुए देखा होगा, उसका टेलीकास्ट होता है कि निर्मला सीतारमन जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हर साल बजट पढ़ती हैं, तो वो बजट उसी तरीके से बाकी बिल भी पढ़े जाते हैं। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई। अभी फर्स्ट रीडिंग खत्म नहीं हुई, अभी कंटिन्यू। अगर हाउस ने बिल मोशन ग्रांट कर दिया, तब तो क्या होगा कि भैया आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए। दूसरा पॉसिबिलिटी यह है कि हाउस ऐसा ना करे। अगर अपोज करता है हाउस इस मोशन को लीव देने से आपको, तब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि जो स्पीकर और चेयरमैन है हाउस के, वो अपनी डिस्क्रेशनरी पावर का, अपने विवेक जो की जो शक्ति है, उनकी विवेकशील जो शक्ति है, उसका यूज करते हुए एक छोटा सा डिस्कशन अलाउड कर सकते हैं, और मेंबर इंचार्ज को अलाउ कर सकते हैं कि उसके बाद दोबारा से ये फिर से मोशन रख ले। यानी एक सेकंड चांस दे सकते हैं कि आप फिर से इनको बिल वगैरह समझा दीजिए। अगर स्पीकर महोदय को या चेयरमैन महोदय को ऐसा लगता है, तो वो, या फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को मान जाते हैं, तो वो आपको फिर से अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए, डिस्क्रिशनरी का मतलब विवेकशील शक्ति, जो उनकी विवेकाधीन शक्ति है, जो उनके विवेक पर निर्भर करती है, हाँ या ना, ये उनकी अपनी मर्जी होती है, अपनी बुद्धि की समझ है, तो अगर वो अलाउड करते हैं, तो आप उसको और थोड़ा अच्छे से समझा सकते हैं, जो जो पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस कर सकते हैं, और फिर से दोबारा इस मोशन को रख सकते हैं। इस स्टेज पर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होता है, क्योंकि सबको डिटेल प्रोविजन तो पता नहीं होता, पर यही डिस्कशन होता है कि क्यों चाहिए, क्यों ये बिल चाहिए, इसे बाद में भी तो लाया जा सकता है, अभी हमारे पास बहुत सारे काम है, हम पहले वो बिल पास कर लें सत्र में, ताकि नहीं तो वो पेंडिंग रह जाएंगे, अभी हम आपको टाइम नहीं दे सकते, या ये चीज अभी जरूरत नहीं है, ये हमारे पास पहले से ही ऐसा एक लॉ है। इस रिगार्डिंग बहुत सारी अलग अलग टाइप के टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है। ठीक है, कि मेजरली प्रूफ करना होता है कि ये यूजफुल है या यूजलेस है। अगर यूजफुल प्रूफ हो जाता है तो ऑफकोर्स सारे मेंबर उसको टाइम ग्रांट कर देंगे। तो ऐसे में जो इसमें एमपी ने, जो मेंबर इंचार्ज है, वो सारी बातें करता है, बिल पर डिस्कस करता है, उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं उसको आंसर करता है। अक्सर जो अपोज किया जाता है इस मोशन को लीव ग्रांट करने से, वो तब होता है जब कोई ऐसा बिल लाया जाए जो सेंटर की, यूनियन की लेजिस्लेटिव पावर से आउटसाइड हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट का है, जैसे सबको पता होगा पुलिसिंग स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए सेंटर कोई रूल ला रही है, नया बिल ला रही है लॉ बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए दिल्ली की पुलिस तो सेंटर के पास है, हम मान लेते हैं यूपी की पुलिस को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ लाना चाहती है। ठीक है, बिल ला रही है, और उसके लिए लॉ लाने के लिए बिल लाना होगा, तो बिल इंट्रोड्यूस करती है। तो उसको इस बात पर अपोज किया जा सकता है कि वो उसकी लेजिस्लेटिव पावर के बियॉन्ड है, क्योंकि हमारे देश का डिवीजन ऑफ पावर जो सिस्टम है, वो कहता है कि पुलिस के रिगार्डिंग बिल बनाने का, लागू करने का जो कार्य किसका है, वो स्टेट का, सेंटर का नहीं है ना। तो ये हो गया एक तरीके से आपकी लेजिस्लेटिव जो जुरिडिक्शन है, जो आपका अधिकार क्षेत्र है, उससे चीजें बाहर। इस आधार पर अक्सर ऐसा अपोज किया जाता है। इस आधार पर भी डिस्कशन हो सकता है, अगर मेंबर इंचार्ज को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ऐसा हुआ है, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर रखा है, काफी बार हुआ है, एक एग्जांपल मैंने रखा है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑन कम्युनल वायलेंस बिल 2013, इसको इसी आधार पर चैलेंज किया गया था। ठीक है,
उसके बाद कुछ केसेस में इस चीजों से भी एक्सेप्शन मिलती है, ठीक है, जैसे कि फाइनेंस बिल की हमने बात करी थी, ठीक है, उसमें इमीडिएटली वोटिंग पर रख दिया जाता है, ऐसा आपको दोबारा चार्ज वगैरह नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। क्लियर। अब इस केस में अगर डिस्कशन के बाद अगर आपका बिल अपोज होता है या अप्रूव होता है, तब हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आफ्टर डिस्कशन आपके इस चीजों पर वोट होता है कि हाँ अब आपको मोशन, लीव ऑफ मोशन ग्रांट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो आफ्टर डिस्कशन जब ये चीज चर्चा होगी और अगर आपके वोट अगेंस्ट आता है, यानी मेजोरिटी मैक्सिमम जो क्या कहते हैं सांसद है वो आपके अगेंस्ट वोट कर देते हैं, आपके बिल के अगेंस्ट वोट कर देते हैं, तो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, उसकी कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। अगर अप्रूव कर देते हैं तब मेंबर इंचार्ज को एक डेट दी जाती है और वो अपना बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टाइटल उसी दिन पढ़ सकते हैं, जिस दिन डेट दी जाएगी उस दिन पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम नहीं है संसद को तो कहेंगे कल पढ़ लीजिएगा या उसी दिन पढ़ लेंगे, जैसा सहूलियत संसद को लगे वैसा करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बिल गैजेट में पब्लिश होता है, याद रखिएगा ये अभी बिल के रूप में पब्लिश हो रहा है, लॉ के रूप में नहीं। लॉ के रूप में गैजेट सबसे लास्ट स्टेज में पब्लिश होता है, ठीक है, उसे गैजेट में पब्लिश किया जा सकता है। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, कई बार बिल को इंट्रोड्यूस होने से पहले भी गैजेट में पब्लिश किया जा सकता है अगर स्पीकर ऑफ द हाउस ऐसा परमिशन दे दे तो। बिल को गैजेट में क्यों पब्लिश किया गया, ताकि जनता भी समझ पाए, जनता राजपत्र का डायरेक्ट उनसे देख सकती है, उनको डाउनलोड कर सकती है, उनको पढ़ सकती है, तो उन्हें पता लग जाए कि बिल में क्या क्या प्रोविजन है, किस बारे में बिल चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें इसीलिए उसे बिल को गैजेट में पब्लिश कर दिया जाता है। तो हमने समझा कि फर्स्ट रीडिंग में क्या क्या चीजें हुई, आपको इंट्रोड्यूस करना है बिल, उसके लिए आपको ऑफ जो लीव ऑफ द हाउस का मोशन पास करवाना है, अगर आपका पास हो जाता है तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जैसे ही आपको ये पास हो जाएगा तो आपको गैजेट में नोटिफाई हो सकता है बिल। तो इस प्रोसेस के साथ यानी आपको लीव ऑफ द हाउस मोशन भी का अप्रूवल में मिल गया, आपको टाइम मिल गया डिस्कशन के लिए, हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम इस बिल पर चर्चा करेंगे, और दूसरा आपका जो बिल है गैजेट में पब्लिश हो गया। इन दोनों काम होते ही आपकी जो फर्स्ट स्टेज है जिसका नाम फर्स्ट रीडिंग है, प्रथम वाचन है, वो समाप्त होता है। फर्स्ट रीडिंग का मतलब प्रथम वाचन, वो एंड होता है यहाँ पर, और अब बिल मूव करेगा अपने नेक्स्ट स्टेज पर। तो फर्स्ट रीडिंग के बाद जो प्रोसीजर है वो है बिल टू द स्टैंडिंग कमेटी। अक्सर क्या होता है कि इमीडिएटली जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उस पर चर्चा नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल की न्यूज में एक इसी प्रकार की कमेटी की चर्चा है जिसमें जो वुमेन्स की लीगल मैरिज एज है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, और वो बिल कमेटी को ट्रांसफर किया गया, और कमेटी में केवल एक महिलाएं हैं 31 लोगों में से, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो इस पर चर्चा हो रही है। तो यही इसी टाइप की स्टैंडिंग कमेटी, जैसे देखिए बिल में भी संसद में चर्चा नहीं हुई है, वो बिल केवल इंट्रोड्यूस हुआ है, इंट्रोड्यूस करने के बाद उसे कमेटी को भेज दिया गया है। सेम ऐसे ही प्रोसेस इन जनरल होता है कि जब आपको लीव ऑफ द हाउस ग्रांट हो जाता है और आपका बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, आप पढ़ देते हैं बिल, उसके बाद उसे सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी यानी परमानेंट कमेटी, ठीक है। संसद में कई तरह की कमेटी होती है, इसे हम जब यूनिट थर्ड की चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे कि क्या कौन कौन सी कमेटी होती है, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या पावर होती है, क्या रोल वो निभाती हैं इस पूरे प्रोसीजर में, पार्लियामेंट की कार्यवाही में, ये हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि इन जनरल लॉ मेकिंग में ये क्या भूमिका निभाती है, ठीक है। तो एक बिल जब आमतौर पर पास हो जाता है, एक स्टैंडिंग उसे क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन का वो मिल जाता है, उसके लीव ऑफ द मोशन पास हो जाता है, तो वो इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मिल गई, तो ऐसे में वो अब स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाएगा, और जब वहां पर भेजा जाता है तो जो क्या कहते हैं प्रोविजंस होते हैं उनको इन डिटेल वो लोग चर्चा करते हैं, जो मेंबर होते हैं कमेटी के। अब हम समझते हैं कि कमेटीज होती क्या। तो देखिए आपके पास इन जनरल बिल के लिए कमेटी का मतलब है कि सांसद, इन जनरल अगर सामान्य शब्दों में समझो तो जो सांसद है वो सारे एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो 545 है। अब उनमें से कुछ को चुनकर एक कमेटी बनाती गई कि आप लोग पहले डिस्कस कर लीजिए, आप लोग पहले देख लीजिए एक बार बिल को बाय प्रोविजन, हर एक क्लॉज बाय क्लॉज जाकर डिस्कस कर लीजिए, समझ लीजिए, और जो जो आपको चीजें सही गलत लगे उसके रिगार्डिंग आप रिपोर्ट बना लीजिए। तो वो एक तरीके से एक मिनी पार्लियामेंट है समझ लीजिए, ठीक है। बड़ी जो बड़ा लोकसभा था
उस हाउस में से एक मिनी हाउस बना दिया गया और उसको नाम रख दिया गया कि ये कमेटी है, ये इस पर डिस्कशन करेगी और वो आपस में ही उसके पॉइंट बाय पॉइंट प्रोविजंस को समझने और जहां भी उन्हें आपत्ति लगती है उसको लिख बात सब कुछ नोट नोट डाउन करने का काम करते हैं, नोट डाउन करके एक वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। अब ऐसे केस में दो तरीके की कमेटी हो सकती है जो हमें समझने की जरूरत है। एक हो सकती है सेलेक्ट कमेटी, जो कि उसी हाउस से बनी हो जहाँ पे बिल प्रेजेंट किया गया। तो यानी अगर लोकसभा में बना गया, इंट्रोड्यूस हुआ है बिल, तो लोकसभा के मेंबर केवल लोकसभा के मेंबर अगर कमेटी में है तो उसे कहेंगे सेलेक्ट कमेटी। अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, केवल राज्यसभा के मेंबर है, तो भी उसे सेलेक्ट कमेटी कहा जाएगा। पर अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर है, या इसका वाइस वर्सा कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर है, तो ऐसे केस में से ज्वाइंट कमेटी कहा जाता है। और ज्वाइंट कमेटी में रेशियो 2:1 होता है, यानी लोकसभा से 2 लोग तो राज्यसभा से 1 लोग, इस प्रकार का रेशियो रहता है। और ये कमेटी उसके पूरे ओवल जो बिल है जो इंट्रोड्यूस होने वाला है उसके पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स को, प्रोविजंस को गो थ्रू करती हैं, चेक करती हैं और फिर अपनी रिपोर्ट हाउस को प्रेजेंट करती है। तो स्टैंडिंग कमेटी मेजरली एक समझिए एक मिनी पार्लियामेंट है, एक छोटा सा पार्लियामेंट है। और वो इसलिए फंक्शन करता है ताकि बाद में जो डिस्कशन होकर शोरगुल होने वाला है, जो हाउल्ला होने वाला है, उसको पहले सुलझा दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई उन्हें बिल में ऐसा प्रोविजन मिलता है जिस पर दो पार्टीज में आपस में विवाद होना ही होना है, तो दोनों पार्टी से मेंबर तो वहां होंगे स्टैंडिंग कमेटी में, तो वो आपस में ही पहले सुलझा लेंगे कि देखो भैया हम इस पर नहीं, इस पर नहीं, इस पर नहीं, इस पर नहीं, ऐसे ऐसे कर करके वो बीच का एक रास्ता निकाल लेंगे और एग्री कर जाएंगे, या फिर उसको हटा ही देंगे। तो इस प्रकार से वो एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट है ताकि पूरी संसद का टाइम बर्बाद ना हो और ये लोग आपस में 30-31 लोग मिलकर आपस में डिस्कशन कर लें। तो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन जर्नल मुद्दे हैं, उनको ये शॉर्ट आउट वहां कर लेते हैं। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कमेटी। ये प्रोविजंस नहीं ऐड कर सकता है कि जो मेंबर ने ऐड नहीं किए हैं, या उन्हें जो और इम्पोर्टेंट लगता है कि इस चीज को ऐड किया जा सकता है, ये चीज और अच्छा बनाएगा इस बिल को, तो वो चीजें भी वो कर सकते हैं। समझे? अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। तो जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी उस बिल को रीड कर लेती है, चीजें समझ लेती है, तो वो उसको वापस लाकर हाउस में रखती है। और हाउस में रखने के बाद अब हाउस में दो चीजें हैं, बिल भी है और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी है, दोनों को मर्ज किया जाता है। और मर्ज करने के बाद सेकंड रीडिंग शुरू होती है। सेकंड रीडिंग का मतलब क्या है कि अब बिल को हाउस में डिस्कशन के लिए रखा गया है। ठीक है। अभी तक क्या हुआ, एक जनरल डिस्कशन हुआ था जब फर्स्ट रीडिंग के दौरान उसे लीव फॉर द हाउस ग्रांट करना था। ठीक है। उस समय इन जनरल डिस्कशन हुआ, प्रोविजंस को लेकर डिस्कशन तो हुआ ही नहीं है। और कमेटी में डिस्कशन हुआ है चीजों को लेकर, वैसे डिस्कशन नहीं हुआ। तो डिस्कशन का स्टेज मेजरली सेकंड स्टेज होता है, सेकंड रीडिंग होती है, द्वितीय वाचन। और यहाँ पर हम अपनी समझ के लिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सेकंड रीडिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। पहला स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, जहां पर आम चर्चा होगी। फिर कमेटी स्टेज, हो सकता है दोबारा से कमेटी को भेजा जाए, अगर मेजोरिटी एग्री ना करे तो कमेटी उसको स्टेज करेगी, उसको कमेटी की स्टेज पर वो जाएगा, कमेटी उसको चर्चा वर्चा फिर से करेगी, जो भी विवाद के मुद्दे होंगे, प्रोविजंस होंगे, उनको समझेगी, उनको सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेगी। और उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज, जहां पर ये फाइनल डिस्कशन करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज और वोटिंग करेंगे। ठीक है। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला है स्टेज ए, सेकंड रीडिंग का स्टेज है, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, यानी आम चर्चा का जो स्तर है, जो आम चर्चा का स्टेज है। ठीक है। आम चर्चा का क्या कहते हैं उसे, स्टेज को, चरण, आम चर्चा का चरण। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, कॉपीज जो, अब मैंने कहा कि मर्ज हो गई है, मर्ज क्या हो गया कि बिल भी है और दूसरी तरफ रिपोर्ट भी है स्टैंडिंग कमेटी की, दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और कॉपीज हाउस के मेंबर्स के बीच में सर्कुलेट कर दी जाएंगी। सर्कुलेट करने के बाद सब कॉपीज में एक बार गो थ्रू कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, और फिर बिल पर एक जनरल डिस्कशन शुरू होगा। जनरल डिस्कशन यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरे चर्चा करनी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा एक बिल मान लीजिए, तो जनरल डिस्कशन होगा चैप्टर्स पर कि सिटीजनशिप के प्रोविजन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, फंडामेंटल राइट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसे ही जनरल डिस्कशन है। अब सुप्रीम कोर्ट के आप पार्ट में जाओगे तो आपको बहुत कुछ अंदर मिलेगा कोर्ट में। ठीक है। ऐसे ही आप पूरे यूनियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को उठाओगे तो उसमें सौ ज्यादा आर्टिकल है। बाय क्लोज डिस्कशन नहीं हो रहा है, बाय आर्टिकल डिस्कशन नहीं हो रहा है, ओवरऑल चैप्टराइजेशन पर डिस्कशन हो रहा है, ओवरऑल आइडिया पर डिस्कशन हो रहा है, ओवरऑल उसके कंटेंट क्या क्या है उस पर डिस्कशन हो रहा है।
इसको एक एग्जांपल से और समझिए ओवरऑल डिस्कशन को, कि मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा, आप जब बुक लिखते हैं, कोई बुक पब्लिश होती है, तब डिस्कशन वगैरह होता है, जब आपकी बुक पब्लिश होती है, या आप जब पीएचडी फाइनल सबमिट करते हैं तब भी होता है। तो उस डिस्कशन में, आपके जर्नल डिस्कशन में क्या होगा कि आपके चैप्टराइजेशन पर क्वेश्चन होगा कि आपने ये पॉइंट क्यों चुना, आपने ये टॉपिक क्यों चुना, क्यों आपने इसको एड्रेस करना चाहते हैं, आपके इसके रिगार्डिंग क्या क्या सोल्यूशन है बुक में। ठीक है, क्योंकि अभी से आपने डिटेल में नहीं पढ़ा आपकी बुक को, आपको वो जनरल आइडिया पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इस टॉपिक को आंसर करने के लिए, क्या क्या सॉल्यूशंस आप सुझा रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए, इस बुक में क्या नया है जो उस बुक में नहीं है। ठीक है, अक्सर पीएचडी में होता है ये सब चीजें, है ना, तो बुक्स के साथ भी यही होता है। तो ये समझ लीजिए कि एक डिस्कशन, और इस प्रकार से मैंने इस एग्जांपल को अगर आप समझे तो समझ पाएंगे कि जनरल डिस्कशन मेजरली क्लोज बाय क्लोज प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल आइडिया से रिलेटेड है। ये बिल क्यों जरूरी है, ठीक है, इस बिल के किस प्रोविजन पर क्या चीज और चेंज हो सकती है, किस चीज में क्या ऐड किया जा सकता है, इस तरीके से बिल का इंटरप्रिटेशन गलत है, अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो सही है। तो इन जर्नल आइडियाज पर डिस्कशन, ठीक है, आप डिटेल्स में नहीं जाएंगे। डिटेल वाइज जो डिस्कशन होता है वो लेटर ऑन होगा, पर आमतौर पर एक जनरल डिस्कशन होगा। जनरल डिस्कशन क्या होता है ये आपने समझा, इसका क्यों होगा, सीधा क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन क्यों नहीं कर सकते। देखिए, आप अगर किसी बच्चे ने अगर आप जाएंगे वो संसद टीवी पर, संसद टीवी जो चैनल है, अब वहां पर देखेंगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का एक डॉक्यूमेंट्री है। अब वहां देखेंगे कि अगर संसद में दो टाइप, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दो टाइप की डिस्कशन हो सकते हैं। वर्डिंग को लेकर भी डिस्कशन होता था कि ये शब्द क्यों है इस प्रोविजन में, ये शब्द को हटाइए, इसकी जगह ये शब्द रखिए, ठीक है, ये प्रोविजन हटाइए, इसके सेंटेंस की वर्डिंग चेंज कीजिए, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कीजिए, ये दूसरा मीनिंग दे सकता है। ये है बाय प्रोविजन डिस्कशन, क्योंकि हर एक लाइन को डिस्कस किया जा रहा है। पर ओवरऑल डिस्कशन का मतलब है कि आप जनरल आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट को लेकर डिस्कशन हो रहा है कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, इस पर डिस्कशन हो रहा है। पर उसके अंदर क्या प्रोविजन है अभी इस पर चर्चा नहीं हो रही है, उसकी वर्डिंग को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड रख दिया जाए तो उसका दूसरा अर्थ निकाला जा सकता है, क्योंकि लॉज इंप्लीमेंट जो करने जाएंगे वो उनके इंटरप्रिटेशन पर भी तो डिपेंड होता है ना, कि वो क्या समझे, इसलिए उस हिसाब से लागू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आपको डिसीजन लिया और ऑर्डर दिया कि ये काम करना है, और कोई बच्चा उसका कुछ और समझा तो वो करेगा। तो इस चीज के, ऐसा ना हो, इस चीज से बचने के लिए क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन होता है। पर इन जनरल आइडिया डिस्कशन होता है सिर्फ ओवरव्यू पर, ओवरऑल पर, पॉइंट्स पर उसके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम वर्डिंग पर जाएं, क्लोज पर जाएं, प्रोविजन पर जाएं, तब कोई बिल डूबे, इससे अच्छा है। और तब जाकर ये सवाल आए कि नहीं ये बिल तो किसी काम का ही नहीं है, रद्दी है, टाइम बर्बाद हो गया हमारा। तो दोनों केस हो, ऐसा ना हो कि बाद में जाके बिल को झटका लगे और संसद का समय बर्बाद हो। इसलिए जनरल डिस्कशन, कि आम आइडिया पर तो कम से कम सबसे पहले सब सहमत हो जाए, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप के घर में फॉर एग्जांपल आप लोग कोई लव मैरिज करना चाहता है, फैमिली अगेंस्ट है, तो सबसे पहले आप घर वालों को ये नहीं बताएंगे कि लड़का कौन है लड़की कौन है, या किस जाति के हैं क्या नहीं है क्या धर्म है, ये सब आप नहीं बताते। आप सबसे पहले उन्हें इस बात पर अग्री करने का प्रयास करते हैं कि एटलीस्ट वो लव मैरिज को तो राजी हो, तब बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे लड़का लड़की कौन है ना। आप सबसे पहले उनकी रजामंदी चाहते हैं जनरल आइडिया पर, कि कम से कम वो लव मैरिज के कंसेप्ट को एक्सेप्ट तो कर लें, अगर नहीं करते हैं तो ऐसे ही जनरल डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल आइडिया जो है, क्रक्स जो है बिल का, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में पूरे के पूरे आइडिया के आधार पर बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए, संसद का टाइम बर्बाद हो। ठीक है, तो ये एक तरीके का इसीलिए जनरल डिस्कशन होता है। और ये डिस्कशन होने के बाद मेंबर इंचार्ज जो है वो क्वेश्चंस वगैरह कुछ हैं तो उनका आंसर दे सकता है। अगर मान लीजिए किसी को किसी, जैसे बुक्स मैंने आपको आइडिया दिया कि बुक जब आप पब्लिश होती है तो आपसे डिस्कशन वगैरह होता है, तब से पूछ सकता है कोई सवाल, उसी प्रकार से वहाँ भी सवाल पूछे जा सकते हैं बिल के रिगार्डिंग। तो जो मेंबर इंचार्ज, अगर मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया तो मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर किसी और सांसद ने किया तो वो सांसद उनका जवाब वगैरह देता है, और उसके बाद वोटिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए अभी एक पहले वोटिंग हो चुकी है, अब दूसरी वोटिंग हो रही है। यहाँ वोटिंग होगी कि हाँ जनरल आइडिया सबको मंजूर है या नहीं है, ये जनरली ये बिल आइडिया मंजूर है या नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोविजन पर दिक्कत होगी तो चेंज कर लेंगे। जैसे लव मैरिज के लिए आइडिया माँ बाप मान गए,
ठीक है, वो लड़की को के लिए अप्रूव कर गए कि हाँ ये लड़की ठीक है या ये लड़का ठीक है। पर अब बाद में आप ये चीज चेंज कर सकते हैं ना कि शादी कैसे होगी, मंदिर में होगी, कोर्ट में होगी, कि बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, छोटी वेडिंग, ये सब चीजें बाद में टॉपिक डिस्कशन का है। तो ये छोटा डिस्कशन है क्लोज बाय क्लोज के। इन जनरल एक्सेप्ट हो गया कि हाँ तुम्हारी लव मैरिज को हम एग्री करते हैं। तो ये चीज के लिए वोटिंग हो रही है कि क्या जर्नली जो आइडिया है बिल का, जो बिल इन जनरल लोगों, जो सांसद है उनको मंजूर है या नहीं, और इसके लिए वोटिंग होगी। अब इस केस में भी हो सकता है वो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, या तीसरा भी हो सकता है कि उनके बीच विवाद हो जाए, वो किसी पे भी ना पहुंचे। तो अगर वो हाँ कहते हैं तो बिल हो गया अप्रूव, अब जाएगा वो सीधा क्लोज बाय क्लोज रीडिंग पर। अगर वो कहते हैं ना, या फिर हो गया विवाद, इन दोनों ही केस में बिल जाएगा एक कमेटी को, और कमेटी फिर से जो विवादित मुद्दे हैं या जिन पॉइंट्स पर ज्यादा ऑब्जेक्शन है उनको कंसीडर करेगी, उनका एक सब्स्टिट्यूट निकालने का प्रयास करेगी, या इस जो विवाद है इसको सुलझाने के लिए एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। ठीक है, और वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज आगे की जा सकती है। तो अब क्या पास हुआ, जब वोट होगी तो हाउस के पास ऑप्शन बचे चार। सबसे पहला कि वो बिल पर मान लें कि ठीक है हम अभी चर्चा कर रहे हैं, चलिए क्लोज बाय क्लोज चर्चा शुरू करते हैं, हम अप्रूव करते हैं, या फिर कहें कि चलिए कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, ये कर सकती है। दूसरा, अगर उनके बीच कोई सहमति नहीं हुई तो वो क्या करेंगे कि भैया बिल को किसी कमेटी को दे दो। अब कमेटी सिलेक्ट हो सकती है, मैंने जैसा बताया, तो उसमें उसी हाउस के मेंबर होंगे। ज्वाइंट हो सकती है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होंगे, और वो बिल अब फिर से कमेटी उस बात पर डिस्कशन करेगी। और तीसरा ऑप्शन जो है कि ये बिल पर जनता के ओपिनियन भी मांगे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके शादी ब्याह वगैरह जब घर में होता है तो चाचा बुआ फूफा सबके आइडिया लिए जाते हैं ना, सलाह मशवरा किया जाता है कि देखो ये लड़की पसंद है इसको, या ये लड़का पसंद है, ऐसे ऐसे है वगैरह वगैरह, तो रजामंदी। सेम वैसे ही जब बिल होता है तो बिल एक्चुअल में होना किसको है, जैसे आपकी शादी होगी तो आपके माँ बाप को वो कहीं ना कुछ तो इफेक्ट करेगी, तो जब बिल बनेगा तो देश की जनता को इफेक्ट करेगा। तो अगर मुद्दा ऐसा हुआ है जहां पर सवाल इस बात पर अटक गया कि देश की जनता उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या फिर जनता का ओपिनियन देख लेते हैं एक बार इस चीज के लिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज समझिए, जैसे कि मान लीजिए बिल आ रहा है किसी ऐसे आइडिया के लिए जो कि हमारे इंडियंस से, जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं उनसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारी जो थिंकिंग है वो थोड़ी ज्यादा मैच्योर और रैशनल है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बहुत कट्टर अभी मान लीजिए प्रचलन है, कस्टम है, और उसको हटाने का आ रहा है। जैसे कि आप राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे जाएंगे तो जो सती प्रथा थी उसको लेकर जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया अच्छे से। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इंडियन जो उस समय थे वो उतने मैच्योर नहीं थे थिंकिंग में। पर आज सबके सब कहेंगे कि हाँ सती प्रथा गलत व्यवस्था है, ठीक है, एक गलत कस्टम था हमारे देश का, अच्छा हुआ उसे हटा दिया गया। तो ये क्या, हमारे में एक लेवल की मेच्योरिटी आ चुकी है। तो क्या पता कोई ऐसा बिल आना हो जिसमें इस प्रकार की मेच्योरिटी डिमांड हो, तो इसीलिए जनता के सामने रखा जा सकता है। या फिर सांसद का कहना हो कि नहीं भैया इस प्रकार के तबके के लोग नहीं मानेंगे, इसमें पक्का गलत है, आप किसी स्पेशलिस्ट इंसान वगैरह का हम ओपिनियन ले लेते हैं, तो भी उसे पब्लिक फोरम पर रखा जा सकता है। और ऐसे में जो जनता है, अब जनता में आम जनता भी अपना ओपिनियन दे सकती है, जो बड़े बड़े विद्वान वगैरह होते हैं, नॉन पर्सन होते हैं फील्ड के, वो दे सकते हैं, एक्सपर्ट्स दे सकते हैं अपना ओपिनियन, और उस ओपिनियन को इन कंसिडरेशन लिया जा सकता है। और ये सब चॉइस इनमें से क्या करना है ये वोट के थ्रू डिसाइड कर लिया जाता है। जो भी होगा, जो चीज पर वो एग्री करेंगे वो होगा। अगर वो कमेटी के लिए करते हैं तो कमेटी को जाएगा, पब्लिक ओपिनियन के लिए करते हैं तो वो होगा, और अगर वो इमीडिएटली नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो वो जो चाहेंगे वैसा होगा। बाय वोट ये सांसद डिसाइड करते हैं आपस में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि बिल पर विवाद हुआ, एग्री नहीं किए, और बिल चला गया कमेटी को। तो ऐसे स्टेज में बिल को क्या कहा जाएगा कि बिल बिफोर द कमेटी है, बिल कमेटी के अब सामने है। कमेटी क्या करेगी, यूजुअल प्रैक्टिस क्या होता है कि इसमें बिल जो है सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है, अक्सर ज्वाइंट कमेटी को नहीं, अक्सर सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है, क्योंकि बिल जो है उस सदन में विवादित होता है, अभी दूसरे सदन का ओपिनियन नहीं पता होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि सेलेक्ट कमेटी को बिल रेफर कर दिया जाता है, और अब वो उस पर क्लोज बाय क्लोज, पहले उन्होंने जनरल डिस्कशन किया था,
अब वो उसके क्लोज बाय क्लोज, प्रोविजन बाय प्रोविजन डिस्कशन करेंगे कि देखिए भैया यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कल को डिस्कशन में इस पर विवाद उठा रहा था, इस पर वो संसद महोदय या उस पार्टी के पूरे सारे लोग इस चीज पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे, और वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका सॉल्यूशंस फाइंड करने का प्रयास करेंगे। इस स्तर पर कमेटी को ये पावर है कि वो किसी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, उसमें सुधार कर सकती है कि भैया ये प्रोविजन बिल्कुल गलत है, इसकी जगह ये लिख देते हैं, या फिर इसका ये वर्ड चेंज करके ये लिख देते हैं। उसके आइडिया को ऊपर चेंज नहीं कर सकती है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं, यानी उसके जनरल आइडिया को नहीं। ऐसे ही जो बिल है, आप उसके वर्डिंग्स को चेंज कर सकते हैं, उसके सेंटेंस के अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। प्रोविजन में अगर कोई कट्टरता नजर आ रही है तो उसको थोड़ा लिबरलाइज करके लिख सकते हैं, ठीक है, पर आप उसके बेसिक आइडिया को चेंज नहीं कर सकते। जो उसका आधारभूत विचार है उस पूरे बिल का, जो उसका आधारभूत उद्देश्य है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कमेटी ऐसा नहीं कर सकती, आप मतलब कमेटी ऐसा नहीं कर सकती है। कमेटी के पास पावर है चेंज करने की, पर वो प्रोविजंस को, क्लोज को, जो उसको ऑब्जेक्ट लगे कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए सही नहीं है, ये देश की व्यवस्था के लिए सही नहीं है, ये और प्रॉब्लम करेगा आगे जाके, तो वो चीजें वो चेंज कर सकते हैं। पर ओवरऑल आइडिया, जो जनरल आइडिया, जो आधारभूत विचार है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इस चीज को ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति ने किताब लिखी, और किताब लिखने से पहले वो अपने किसी फ्रेंड के पास गया, या किसी और उसका जो मान लीजिए कोई बड़ा जिसको वो बहुत मानता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपर्ट है उस फील्ड वगैरह का, उनके पास गया बुक लेकर और उसे कहता है कि आप एक बार देख लीजिए। अब उस व्यक्ति को उसने पावर दी अमेंड करने की, तो वो क्या करेगा, उसके पूरे फिलोसफी को चेंज नहीं कर देगा, उसकी पूरी किताब के आइडिया को चेंज नहीं कर देगा। अगर उसने नॉवल लिखे तो उसको पूरी कहानी को पलट नहीं देगा। वो क्या करेगा कि इस सेंटेंस को थोड़ा इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा, इस वर्ड की जगह ये वर्ड लिखोगे तो ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में सही है, इस प्रकार के चेंज करता है। तो ऐसे ही कमेटी भी करती है कि ओवरऑल आइडिया को चेंज नहीं करेगी, बेसिक आइडिया को चेंज नहीं करेगी, उसको इंटैक्ट रखते हुए, उसको कोई क्षति ना पहुंचे बेसिक आइडिया को, इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट सुझाती है। और पूरा लॉन्ग डिस्कशन, पूरा पसीने बहा बहा कर बहुत कठोर डिस्कशन के बाद क्लोज बाय क्लोज कमेटी एक रिपोर्ट लिखती है, और रिपोर्ट के साथ बिल को वापस हाउस में रखा जाता है, जहां से वो आया था। दूसरे हाउस में नहीं, सेम हाउस में वापस रखा जाएगा। क्लियर है? इसके बाद जैसे ही बिल क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन हो गया कमेटी में, तो बिल वापस कहां से आ जाएगा, हाउस में, विद द रिपोर्ट ऑफ कमेटी। ठीक है, अब इन द हाउस क्या होगा कि चर्चा शुरू होगी, और बिल हाउस में है, उसकी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो हाउस में है, और दोनों एक साथ फिर से सर्कुलेट हो जाएंगी। और कमेटी की इस रिपोर्ट के आने के बाद अब शुरू होगा क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन, यानी स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। अब ये लास्ट डिसीजन है, लास्ट मौका है इनको कि अब आपको समझ लीजिए आपको ये बिल एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और अब शुरू होगा कि भैया एक एक प्रोविजन को उठाइए, बिल पढ़ा जाएगा कि भैया देखिए इस बिल का चैप्टर फर्स्ट का ये क्लॉज ये बात कहता है, कितने बंदे एग्री हैं, कितने बंदे नहीं, क्या इस पर कोई विवाद है, ये सब चीजें ऐसे सवाल पूछ पूछ कर एक एक करके डिस्कशन शुरू होता है। ठीक है, और हर एक क्लॉज को वोट सेपरेटली किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए सबसे पहले जैसे स्पीकर महोदय को अक्सर ही पावर होती है, तो वो पढ़ेंगे कि इस बिल का क्लॉज नंबर 1 सेंटेंस पूरा पढ़ा, जैसे कि ABCD एक्स से XYZ जो भी सेंटेंस है उसको पढ़ा, और उसके बाद कहेंगे कि कितने मेंबर इस पर एग्री हैं, आए कहें, नहीं एग्री है तो ना कहें, और अगर किसी को कोई सवाल है तो सवाल पूछे। तो इस प्रकार से वो रखेंगे, और हर क्लोज पर वोटिंग होगी, हर एक प्रोविजन पर वोटिंग होगी। तो पहले जर्नल आइडिया एक्सेप्ट हो चुका है, अब हर चीज पर, जैसे कि आपकी शादी की प्लानिंग हो रही है, आपके लिए लव मैरिज के लिए एक्सेप्ट हो गए, लड़का या लड़की एक्सेप्ट हो गई आपकी। अब डिस्कशन हो रही है कि खाना क्या होगा, शादी कहाँ होगी, कैसी होगी, कितनों को बुलाया जाए, हर एक चीज पर डिस्कशन होगा और हर चीज पर डिसीजन होगा। सेम ऐसे ही बिल के हर एक प्रोविजन पर डिस्कशन हो रहा है, हर क्लोज पर, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल का सब क्लोज 1, सब क्लोज 2, हर चीज पर इन डिटेल डिस्कशन होगा। अगर कहीं पर किसी को ऑब्जेक्टिव, किसी पर कहीं पर किसी का कोई क्या कहते हैं उसे, टिप्पणी कोई करना चाहे, किसी को कोई प्रॉब्लम दिखता है, तो वो मोशन रख सकता है, यानी अपना विचार रख सकता है, मूव कर सकता है, और अमेंडमेंट सुझा सकता है कि नहीं इसकी जगह आप ऐसा रख सकते हैं, इसकी जगह ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर वो अमेंडमेंट बाकी लोग भी मंजूर कर लेते हैं तो उसे बिल में जोड़ दिया जाएगा, अगर बाकी लोग मंजूर नहीं करते हैं तो वो बिल में नहीं जुड़ेगा।
यानी ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड पुट फॉर द वोटिंग सेपरेटली। हर एक बात, हर एक प्रोविजन को, हर एक क्लॉज को डिस्कस किया जाएगा और हम उस पर वोट किया जाएगा, जैसा कि आप शादी के एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हर एक मेंबर फ्री है अमेंडमेंट सुझाने को। जैसे आप भी फ्री होते हैं, लड़की वाले फ्री होते हैं, ऐसा सुझा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं ऐसे करेंगे। सेम ऐसे ही बिल के संदर्भ में भी सांसद जो है हमारे, वो समझा सकते हैं, अपने एक सुझाव दे सकते हैं कि अगर आप इस शब्द की जगह ये लिख दे, इस प्रोविजन की बजाय ये लिख दे, इसकी जगह इससे इसको रिप्लेस कर दे या इसको पूरी तरह से हटा ही दे, इस प्रकार के सुझाव वो सुझा सकते हैं। इसे कहेंगे वो अमेंडमेंट सुझा रहे हैं। और अगर अमेंडमेंट, इस सुझाव को बाकी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बिल का हिस्सा बन जाएगा। तो मान लीजिए उन्होंने अमेंडमेंट सुझाया कि इस प्रोविजन को हटा दीजिए, सबने एक्सेप्ट किया तो वो हट जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इसकी बजाय ये लिख दीजिए, यानी एबीसी की जगह XYZ लिख दीजिए, सबने एक्सेप्ट किया तो वो हो जाएगा। तो वो जैसा एक्सेप्ट करेंगे वैसा हो जाएगा। इस स्टेज पर अगर मेंबर इंचार्ज को लगता है कि नहीं, उनके पूरे बिल की धज्जियां उड़ रही हैं, सारी चीज उल्टी पलट कर दी गई है, वो जो चाहते थे ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो अपना पूरा बिल भी विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं मैं चाहता ही नहीं हूं आगे आप डिस्कस करें, मैं अपना बिल विड्रॉ करता हूं। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और द मेंबर इन इंचार्ज ऑफ द बिल इज आल्सो फ्री टू विड्रॉ द प्रोविजन और क्लोज ऑफ द बिल। अगर वो चाहे तो पूरा का पूरा बिल, जैसे मैंने अभी बताया, पूरा का पूरा बिल विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उन्हें लगे कि इस प्रोविजन को ऐसे चेंज करने से मेरे पूरे जो ऑब्जेक्टिव है उसको नुकसान पहुंचेगा, तो इसलिए पूरा प्रोविजन भी विड्रॉ कर सकते हैं कि मैं इस पूरे के पूरे प्रोविजन को ही निकाल रहा हूं, अगर सहमति नहीं बन पा रही है तो। ठीक है, अगर हाउस में अप्रूव ही नहीं कर रहा किसी क्लोज पर, उन पर डिस्कशन हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, एग्री हो ही नहीं रहे हैं वो लोग, तो मेंबर इंचार्ज के पास यही ऑप्शन है कि वो या तो पूरा बिल विड्रॉ कर ले, या कहे कि ठीक है ये वाला क्लोज हटा दीजिए। तो ये हो गया, विड्रॉ हो गया। विड्रॉ करने का मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, ये चीज आप हटा दीजिए। और इस प्रकार से बहुत लंबा डिस्कशन चलता है अगर हम बाय कॉन्स्टिट्यूशन चले तो। ठीक है, इन प्रैक्टिकल क्या होता है ये सबको मालूम है, पर अगर हम इन कॉन्स्टिट्यूशन चले तो बहुत लंबा डिस्कशन होना चाहिए। और इस डिस्कशन के बाद हम लास्ट बिल का प्रारूप बना पाते हैं। लास्ट बिल के प्रारूप से मेरा आशय यह है कि हम बिल को ओवरऑल एक नया रूप दे देते हैं। देखिए इसमें क्या चीजें ऐड हुई। सबसे पहले जब कमेटी पे गया तो कमेटी ने कुछ ना कुछ ऐड किया होगा, फिर वापस जर्नल डिस्कशन जब हुआ तब कुछ वापस ऐड हुआ होगा, फिर कमेटी के पास गया फिर से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हुए, फिर क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन हुआ तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हुए होंगे। तो इस प्रकार से बिल में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए, है ना, कुछ ना कुछ चीजें बदल कर आ गई। जैसे कि फिर से हम अपने शादी वाले एग्जाम्पल पर जाते हैं कि आपने जो कुछ सपने सोचे थे, जब डिस्कशन हुआ उसमें से कुछ ना कुछ बदल गया कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसे ऐसे कुछ चीजें बदल गई। तो अब जो चीज बदली, उसने क्या किया, आपके लास्ट प्लानिंग को एक फाइनल रूप दिया। तो सेम ऐसे इस पूरे डिस्कशन ने, फर्स्ट रीडिंग के प्रोसेस और रिगार्डिंग सेकंड डिसीजन के, सेकंड रीडिंग के जो प्रोसेस ने पूरे जो चर्चा की, उससे क्या हुआ, बिल को एक फाइनल रूप मिला है, उसको एक नया रूप मिल गया, उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं तो एक नया रूप मिल गया, है ना। और इस प्रकार से बिल सेकंड डिसीजन में अपने लास्ट रूप तक लगभग पहुंचता है। इसके बाद भी चेंजेस हो सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे। सेकंड रीडिंग की प्रक्रिया जो जब खत्म हो जाएगी हमारी, तो अब हमारा बिल लगभग अपने एक हाउस में अपने लास्ट स्टेज पर आ गया। अब जो मेजर डिसीजन होगा थर्ड रीडिंग के तहत, यानी तृतीय वाचन के तहत, वो इस बात पर, वो सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए है कि आपको बिल एक्सेप्ट है या आप इसे रिजेक्ट करते हैं। यानी पूरा जो 545 लोकसभा में या 250 राज्यसभा में जो है, जिस भी हाउस में ये बिल है, उसके सारे मेंबर कलेक्टिवली क्या डिसीजन लेते हैं, इससे रिलेटेड है थर्ड रीडिंग। इस स्टेज पर सारी बात इसी बात पर निर्भर है कि आप हाँ कहिए या ना कहिए। यानी आप वही वापस अपने शादी वाले एग्जाम्पल पर जाइए कि पूरी प्लानिंग हो गई है, अंत में आप जो लोगों की, दोनों जनों की शादी, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये चीज एक्सेप्ट है या नहीं। अंतिम फैसला, कोई डिस्कशन, कोई अमेंडमेंट नहीं होना। तो सेम वही यहाँ पर हो रहा है थर्ड रीडिंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेयरली कन्फाइंड टू द रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, केवल इस बात पर निर्भर है कि अब आप या तो बिल को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर ना ही नीदर द डिटेल डिस्कशन, कोई भी डिटेल डिस्कशन नहीं होगा प्रोविजन के बारे में, और ना ही कोई अमेंडमेंट सुझाए जाते हैं, नोट द अमेंडमेंट्स टू द बिल। ठीक है, आर अलाउड, कोई चीज इस पर ऐसा नहीं होता इस स्टेज में। इस स्टेज पर केवल और केवल रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, इन दोनों में से कोई एक काम होगा। हाँ, अगर कोई अनटिल अनलेस कोई ऐसा सांसद है जिसको अचानक से कोई ऐसा आइडिया आया है या कोई ऐसी बात
दिमाग में आई है और उस चीज को लेकर वो कन्विंस कर लेता है हाउस को, स्पीकर को, हाउस के, कि हाँ ये चीज एक इम्पोर्टेंट है और स्पीकर ऐसा मानते हैं, तब उस आधार पर फॉर्मल डिस्कशन हो सकता है। और अगर फॉर्मल डिस्कशन में अप्रूवल होता है तब बिल में अमेंड किया जा सकता है। पर अनटिल अनलेस स्पीकर महोदय इस बात से आपकी एग्री नहीं करते हैं कि आपका जो सुझाया गया आइडिया है वो इम्पोर्टेंट है और वो पूरे के पूरे चीज को एक देखने का नया नजरिया दे सकता है, तब तक ऐसा नहीं होगा। यानी बहुत रेयर केस में बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन होने पर ही डिस्कशन और अमेंडमेंट संभव है, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर केवल होगा वोट, और वोट करके आप एक्सेप्ट कीजिए कि या तो आप बिल को हामी भरिए और या बिल को मनाही कीजिए, रिजेक्ट कीजिए। वोटिंग से रिगार्डिंग जो चीज यहाँ समझने के लिए है वो ये है, दो बातें समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई भी हाउस में जब तक एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एब्सोल्यूट इंडिविजुअल्स, एब्सोल्यूट मतलब जितनी उसकी परम संख्या है, जैसे कि लोकसभा की 545, राज्यसभा की 250, इस तक इस पूरी जो नंबर है इसका 1/10 प्रेजेंट ना हो, 1/10 प्रेजेंट ना हो, यानी कि लोकसभा के केस में 54 मेंबर और राज्यसभा के केस में 25 मेंबर जब तक प्रेजेंट ना हो तब तक हाउस का गैदर करना और उसको कार्य करना संभव नहीं है। यानी इतने लोग एटलीस्ट वहां होने चाहिए। तो वोटिंग के लिए भी कम से कम इतने लोग होने चाहिए, क्योंकि बहुत जगह प्रोविजन क्या है कि 50% +1 ऑफ वोटिंग एंड प्रेजेंट मेंबर। तो वोटिंग एंड प्रेजेंट मेंबर, अब ये थोड़ी है कि दो आदमी ही प्रेजेंट करके उनमें से एक ने हाँ कह दिया और ऐसा हो गया, नहीं। मिनिमम कितना होना चाहिए, 1/10 लोग वहां प्रेजेंट होने चाहिए हर हाल में, तभी ऐसा हो सकता है। और वोटिंग कास्ट की जा सकती है दोनों तरीके से, आप पर्ची पर लिख कर भी बैलेट के थ्रू अपना वोट जाहिर कर सकते हैं, और वॉइस वोटिंग भी हो सकती है, जैसे कि आपने क्लास में देखा होगा ना, हाँ बच्चों बताओ क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, आप लोग पढ़ना चाहोगे गेम खेलना चाहोगे, तो बोलिए, हाँ हैंड्स अप कीजिए, आए ना कीजिए। सेम वैसे ही वॉइस के थ्रू भी हो सकती है। तो वो लोग जो भी हाँ के फेवर में होता है वो आई बोलते हैं, हैंड्स अप करते हैं, जो नहीं होता है वो नहीं बोलते, हैंड्स अप करते हैं। तो इस प्रकार से काउंट कर ले जाते हैं हैंड, और लिख लेते हैं जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कि देखिए इतना इतना ऐसा ऐसा हुआ। क्लियर? तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम चलता है। क्लियर है? तो ऐसे वोटिंग होगी, और वोटिंग में अब क्या क्या चीज होगी इसको हम डिस्कस करते हैं, और जैसा कलेक्टिवली हाउस डिसीजन लेगा वैसा आगे कार्य होगा। अब क्या हो सकता है, हाउस में जब थर्ड स्टेज पर वोटिंग हो रही है तो यहाँ पर हाउस किस लिए वोट कर रहा है, पास करने के लिए बिल को, आमतौर पर यही माना जाता है। तो अगर इफ द मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर अप्रूव्स द बिल, बिल को सहमति दे देते हैं, तो उस स्थिति में बिल को मान लिया जाता है कि बिल को उस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। दोनों हाउस से नहीं, केवल उस हाउस से मिल गई है। अब इस समय एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि हाँ भैया सबने वोट कर दिया, सबने हामी भर दी, बिल पास हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सारे मना कर दे, मेजोरिटी मना कर दे, सारे नहीं, मतलब मेजोरिटी मना कर दे तो बिल वहीं पे ड्रॉप, जीरो। तीसरी एक पॉसिबिलिटी है कि टाई हो गया। टाई से हम समझ रहे हैं ना, ड्रॉ हो गया। जैसे आप लोगों का क्रिकेट मैच खेलते हैं, आपने मैच देखा होगा, तो दोनों टीम सेम रन बना गई, अब ड्रॉ हो गया, तो उसमें क्या होता है, एक सुपर ओवर होता है ना। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है सुपर ओवर टाइप का। सुपर ओवर यहाँ पे कराया नहीं जाएगा, यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक पावर दी गई है जिसका नाम है कास्टिंग वोट राइट। ये उस स्थिति में, यानी इन जनरल जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो वोट नहीं करते, वो केवल सुपरवाइज करते हैं और दूसरों के वोट को काउंट करते हैं कि कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला, कितने लोगों ने वोट नहीं दी, कितने लोग एब्सेंट थे, ये सब चीजों का वो ब्यौरा रखते हैं, वो वोट नहीं करते। पर अगर ऐसी ऐसी स्थिति आ जाए कि समर्थन वाले भी लोग उतने हैं और अपोजिशन वाले भी लोग इतने हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे लोकसभा में डिस्कशन हो रहा है, 45 लोग गायब हैं, 100 लोगों को वोटिंग का राइट नहीं है इस समय, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर बचे 400, 200 लोग हाँ कह रहे हैं, 200 लोग ना कह रहे हैं। इस स्थिति में क्या हो, तो ऐसे ही आप मान लीजिए राज्यसभा में हो रहा है, राज्यसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर मान लीजिए अभी 180 है उस समय प्रेजेंट कि, और 180 में से 90 एक साइड, 90 एक साइड, तो चेयरमैन साहब क्या करेंगे राज्यसभा के, तो चेयरमैन साहब राज्यसभा के केस में और लोकसभा में स्पीकर महोदय, इनको पावर है अब डिसाइड करने की और इस टाई को ब्रेक करने की, इस ड्रॉ को ब्रेक करने की। वो कैसे ब्रेक करेंगे, अपना वोट कास्ट करके। अगर वो हाँ भरते हैं, अप्रूव करते हैं तो बिल अप्रूव, वो रिजेक्ट करते हैं तो बिल रिजेक्ट। और इस प्रकार की जो उनके पास सुपर पावर है ना, सुपर ओवर की तरह,
वो है कास्टिंग वोट राइट, उसे कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहा जाता है कास्टिंग वोट। और कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करते हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस टाई को ब्रेक करता है, इस ड्रॉ को, इस सिचुएशन को ब्रेक करता है और हाउस का डिसीजन फिर फाइनल होता है। ठीक है, अगर हाउस ने अप्रूव कर दिया या फिर टाई के केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा केस में स्पीकर, राज्यसभा केस में चेयरमैन, उन्होंने अप्रूव कर दिया तो वोट होने के बाद बिल को मान लिया जाएगा कि बिल हो गया पास। और ऐसे में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो बिल को ऑथेंटिकेट करते हैं, वो लिखते हैं उस पर कि हाँ ये बिल मेजोरिटी ने इस हाउस से पास कर दिया है, और उसको दूसरे हाउस में भेजते हैं सेम प्रोसीजर के डिस्कस उसके अप्रूवल के लिए कि अब सेकंड हाउस की बारी है इसको अप्रूव करने की। और इस प्रकार से इस पूरे इतने बड़े डिस्कशन में देखिए, जिसको हमने समझने में लगभग 1 घंटा लग गया, इस पूरे प्रोसेस से होते हुए बिल केवल एक हाउस से पास हुआ है। और अगर बिल के खिलाफ मेजोरिटी वोट कर देती है तो बिल वहीं लैप्स कर जाएगा, बिल वहीं फेल हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और ऐसे करके बिल हमारा फर्स्ट हाउस से पास होकर पहुंच गया कहाँ, दूसरे हाउस में। अब मान लीजिए हम अभी आमतौर पर मान के चल रहे हैं कि हमारा बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है, तो राज्यसभा पहुंच गया है, और राज्यसभा में अगर आप मानते हैं ओरिजिनेट हुआ है तो लोकसभा पहुंच गया है। जिस भी हाउस में हुआ है होने दीजिए, इस भाषा में उसे कहा जाता है कि हाउस ओरिजिनेट हाउस, जिसमें बिल ओरिजिनेट हुआ है, अभी उससे बिल पास हो गया है। इस 1 घंटे के डिस्कशन में हमने बिल को एक हाउस से पास करा दिया। अब बिल है दूसरे हाउस में। सेकंड क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि बिल दूसरे हाउस में क्या क्या चीजें से घूमेगा, उसके बाद किस किस और सीढ़ियों को चढ़ेगा, किस किस रास्ते घूमेगा, और कैसे प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंचेगा। इस चीज की डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो याद रखिएगा अभी हमारा बिल पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट हाउस में है। ठीक है, थैंक्स थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोग अब 1 घंटा यहाँ पे जुड़े रहे हैं इस डिस्कशन में, तो होप कि आपको आनंद आया होगा, मजा आया होगा, आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी, कुछ नया जानकारी मिली होंगी। और इसीलिए आपको यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जो साथी लोग हैं, आपके जो नॉन पर्सन, उसके साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसी आनंद के साथ, मजे के साथ चीज़ें पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, और उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब करते हुए प्रेस कर दें, ताकि आपको जब नई वीडियो हो, अपलोड हो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मैं तो आपको लिंक भेज नहीं सकता, मैं आप सभी को पर्सनली थोड़ी जानता हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब, ये सब चीज़ आपका एक जरिया है मेरे इस काम को पे बैक करने का, ठीक है, और मेरे को सपोर्ट करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड हैव अ गुड लाइफ। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।